यो जैन भाई, चंपा बेन। तो एक बहुत स्वागत है। सब हाथ खड़ा करके स्वागत करो। जी हाँ, जी। तो प्रवीणा बहन के लिए क्या कहेंगे? तो वो तो मधुबन के, ठीक है ना, बहार है, तो मधुबन के इस चमन की आप क्या बहार है, तो 1 मिनट गीत के द्वारा भी हम स्वागत करेंगे। चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव की गली का हार हो, परम पिता शिव की गली का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ। सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ। सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो। तुम बाबा के दुलार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार। तो आज तो बाबा ने बगीचे की बात की है, फूलों की बात की है, तो आज मधुबन के चमन की बहार भी देखो हमारे पास है। तो बहुत 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 आपका स्वागत है। आप शुरू करें। थैंक यू। बड़ों के साथ रहने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो न सिर्फ दादी जानकी का सानिध्य मिला, लेकिन सब दादियों का, सब हमारे पूर्वजों का सानिध्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो शुरुआत में केवल पांडव भवन एक छोटा सा घर था, और सारी मेजोरिटी दादियां इंद्रप्रस्थ में रहती थी, क्योंकि एक कमरा था दादी जानकी का, एक कमरा था चंद्रमणि दादी का, एक कमरा था निर्मल शांता दादी का, और एक कमरा था जो और दादियां आती जाती रहती थी। निर्मल शांता दादी का कमरा भी, वो हमेशा यहाँ नहीं रहते थे, वो कलकत्ता में रहते थे। तो जब दादियां आती जाती रहती थी, तो सब दादियों का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ, और बहुत कुछ सीखने को मिला दादियों से, क्योंकि शुरुआत में उम्र भी वो छोटी आयु थी, और दादियां सब बुजुर्ग होती जा रही थी, तो दादियों से वो पालना मिली। और दादी जानकी की हमेशा एक विशेषता रही कि वो और दादियों के नजदीक हम लोगों को लाते थे। रोज बड़ी दादी के पास मुझे कोई न कोई कार्य अर्थ दादी भेजते थे, तो इस रीति से दादी के साथ भी और ही अच्छा घनिष्ठ संबंध हमारा बना रहा। कुछ भी बात होती थी तो बड़ी दादी से मैं इतनी करीब थी कि मुझे कभी भी हिचकिचाहट नहीं होती थी कि मैं दादी के पास कैसे जाऊं, संकोच नहीं होता था। तो ऐसे मैं दादियों के पास पहुंच जाती थी। आज मैं दादी जानकी की कई ऐसी बातें सुनाना चाहती हूँ कि जो हमने प्रैक्टिकल इन आंखों से देखी है, अनुभव की है। एक बार पांडव भवन में वाइस प्रेसिडेंट का आने का प्रोग्राम बना था, और जब वाइस प्रेसिडेंट का आने का प्रोग्राम बना था तो बहुत हलचल गवर्नमेंट की तरफ से आती रही। फिर उन्होंने फाइनल प्रोग्राम बना करके हमारे पास भेजा, और उस प्रोग्राम में उन्होंने पांडव भवन में केवल आधा घंटा ही रुकने का प्रोग्राम बनाया था।
तो हम लोगों की इतनी अथक मेहनत और उसमें फिर केवल आधा घंटा रुके, तो वो थोड़ा जच नहीं रहा था, क्योंकि उनका भोजन का प्रोग्राम भी बाबा के घर में नहीं था। उनका केवल स्टेज प्रोग्राम और वापस चले जाने का। तो इधर दादी जानकी को ये बात पता थी और मुझे दादी ने केवल इतना ही कहा कि तुम ऐसे करो कि दरवाजा बाहर से बंद करके चले जाओ। तो मैंने समझा कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, ऐसा दादी ने कहा। तो मैं दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया और मैं चली गई। फिर मैं अपने टाइम पर आती थी दादी को चाय देने के लिए, और दादी वापस अपने कमरे में ही सारा दिन सारी रात वहीं रहे। और वाइस प्रेसिडेंट जब आए, हेलीकॉप्टर जब पोलो ग्राउंड में उतरा, तो क्या हुआ कि वो अपना सेक्रेटरी को कहता है कि आप ये बहनें जहाँ खड़ी हैं वहां चलो, क्योंकि एक साइड पर बहनें खड़ी थी और एक साइड पर गवर्नमेंट के लोग खड़े थे उसका स्वागत करने के लिए। तो वो जब बहनों के पास आए और बहनों ने स्वागत किया, और वो बहनों से पूछते हैं कि कहाँ चलना है। लिखत के अनुसार तो उसको सर्किट हाउस जाना था, लेकिन फिर बहनों ने कहा पांडव भवन में चलना है। तो फिर वो पांडव भवन में आए, सारा गवर्नमेंट स्टाफ भी पांडव भवन में आए, और उसके बाद सारा पांडव भवन देखा और स्टेज प्रोग्राम हुआ। और कहता है मैं भोजन भी यहाँ ही करूंगा। उसको वो लिखत दी गई थी, उसको भेजी गई थी, तो उसको पता था कि भोजन भी सर्किट हाउस में था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भोजन भी यहाँ ही करूंगा। फिर जब सब प्रोग्राम पूरा हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट के लोगों ने कहा कि अभी देलवाड़ा देखने जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं देलवाड़ा नहीं देखूंगा, मैं केवल ब्रह्मा कुमारीज के लिए आया हूँ, देलवाड़ा के लिए मैं कभी और टाइम पर आ जाऊंगा। तो पूरा समय बाबा के घर में उन्होंने बिताया और फिर चले गए। 2 दिन के बाद बाबा का प्रोग्राम था, और बाबा आए तो बाबा को सारा समाचार सुनाया। और जब सारा समाचार सुनाया तो बाबा ने सारा प्यार से सुना, और फिर धीरे से बाबा कहते हैं ये जनक की मेहनत थी। सभी को आश्चर्य लगा कि जनक ने क्या किया था। फिर बाबा ने बताया कि जनक ने अपने को अंडरग्राउंड कर दिया था, और उन्होंने तपस्या करके वो आत्मा को अपने बंधन में बांध दिया था। तो वाइस प्रेसिडेंट के सामने एक जैसे कि लाइट आगे आगे चलती थी और वो पीछे पीछे चलता था। तो वो जहां जहां वो लाइट उसको गाइड करती थी वहां वहां वो गए। तो दादी ने उस आत्मा को ये बंधन में बांध दिया था। कहने का भाव कि कभी भी ऐसी कोई बात आती थी तो दादी हमेशा यही कहती थी, योग करो। एक बार बेंगलोर में हम लोग गए थे और मेगा प्रोग्राम था बेंगलोर में, और जब मेगा प्रोग्राम के दिन बरसात आ गई। अभी बरसात आ गई तो प्रोग्राम कैसे होगा। तो दादी ने कहा कि सभी योग में बैठ जाओ। दादी खुद भी योग में बैठे और हम सबको भी, वहां जो भी भाई बहने थे, क्योंकि दादियां होती है वहां तो भाई बहनों की रिमझिम होती ही है, सभी योग में बैठ गए। और जब योग में बैठ गए, धीरे धीरे बरसात शांत होने लगी और दादी ने कहा कि अभी चलना चाहिए। हम लोग जब जाने की बात किया तो वहां की बड़ी बहन ने कहा, दादी अभी तो बरसात चालू है। दादी कहती कोई हर्जा नहीं, चले हम चले वहां। और जब हम वहां गए तो वंडर तो ये था कि इतनी बरसात होते हुए भी लोग छाता लेकर के आए हुए थे, टेंट में बैठे।
टेंट में से भी पानी गिर रहा था। लेकिन जैसे ही दादी ग्राउंड पर पहुंची, सूरज निकल आया। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या हुआ, ये क्या कमाल हो गई कि दादी के आते ही सूरज निकल आया। तो दादी प्रकृति जीत रही, और ये प्रकृति जीत का एक एग्जाम्पल दादी हमेशा रही। एक बार की बात है, 1990 में दादी बीमार हो गई। दादी को डबल न्यूमोनिया हो गई थी, और जब दादी को अहमदाबाद लेकर के गए, निर्वीर भाई साहब साथ में थे और दादी को अहमदाबाद ले गए। तभी तो सुख शांति भवन था, और सुख शांति भवन में दादी को ले गए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देख करके कहा कि दादी को एडमिट करना पड़ेगा। अब दादी बिल्कुल एडमिट होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उससे पहले उसी साल में जनवरी 1 को ही हमारी ब्रिजेंद्र दादी ने शरीर छोड़ा था, और उन्होंने हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा था। तो दादी को वो बात इतनी अपने दिल में लग गई थी कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर छोड़ते नहीं है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, इसलिए मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। मैं शरीर छोड़ूं तो बाबा के घर में शरीर छोड़ूं। तो दादी को भी कुछ लग रहा था, और डॉक्टर को बिल्कुल साफ मना किया कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। उसके बाद जब क्या हुआ कि दादी आधी रात को दादी को भी फिर श्वास की तकलीफ हो गई। मैं साथ में थी, मैं थोड़ी घबरा गई, और फटाफट मैंने सरला दीदी को उठाया, निर्वेद भाई को उठाया, और उठा करके जब मैंने देखा कि सरला दीदी ने फटाफट डॉक्टर को फोन भी कर दिया। लेकिन डॉक्टर रहता था अंबावाड़ी एरिया में, शारदा बहन को भी बोला कि डॉक्टर को लेके आओ। और जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने तब भी कहा कि दादी प्लीज आप हॉस्पिटल चलो। दादी कहती मुझे बिल्कुल नहीं जाना है। और डॉक्टर ने वहां ही दादी को दवाई दिया, इंजेक्शन लगाया, और पहले ही रात को ही बोल के गया था कि यदि दादी 48 आवर्स निकाल दिया तो दादी सरवाइव कर जाएंगी, नहीं तो मुश्किल है। और आधी रात को जब डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर भी घबरा गया कि पता नहीं क्या होगा। फिर दादी को इंजेक्शन लगाया, ड्रिप चढ़ाई, दवाई दिया, और ऐसे करके डॉक्टर भी काफी समय वहां रहे। और बाद में दादी हम लोगों को यही कहे कि सभी योग में बैठो, और मुझे कहे कि वो गीत बजाओ जो बाबा के आवाहन के टाइम पर गीत बजता है। अभी हम लोग सोचे कि दादी वो गीत क्यों बजाना चाहते हैं, और वो गीत हम उड़ के चले जाए वाला गीत। हमने कहा नहीं दादी वो गीत हम नहीं बजाएंगे, कोई और गीत बजाते। कहते नहीं वही गीत बजाओ। और दादी जैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, और दादी को धीरे धीरे दादी भी कंप्लीट साइलेंस हो गई। हम लोगों को भी एकदम साइलेंस कर दिया, मना कर दिया कि कोई भी आपस में बात नहीं करेंगे। फिर बाद में क्या हुआ कि 31 दिसंबर को रोजीबेन चेन्नई से आए, और वो मधुबन जा रहे थे। तो दादी को मिलने आए, और दादी को बोला कि दादी बाबा को क्या कहूँ। तो दादी ने इतना ही कहा कि बाबा को कहना कि मेरी याद प्यार देना, और कहा कि बाबा मुझे बुला ले वे, ये शरीर खिटपिट करता रहता है। तो बाबा को रोजीबेन ने ये सब बातें सुनाई, दादी ने जो कहा वो। और बाद में उसी समय हम लोग भी जब बाबा मधुबन में आए होते थे तो हम भी वहां बैठे, सभी योग कर रहे थे। तो दादी को जैसे बाबा सकाश दे रहे थे वहां मधुबन से, और दादी की धीरे धीरे चेहरे पर चमक आती जा रही थी। बाद में क्या देखते हैं हम कि बाबा ने
दादी को याद किया। वो तो बाद में टेलीप्रिंटर से मुरली आती थी, वो हम लोग सुनते थे। रात को ही दादी ने मुरली सुनाई और बाबा ने जो दादी को कहा कि बच्ची ने अपने शरीर को सेवा में बहुत अच्छी तरह से यूज किया है, तो प्रकृति भी उनको अंत तक साथ देंगी। तो कई बारी हमने ये देखा कि दादी अभी अभी शरीर छोड़ने वाली है, ऐसे ही डॉक्टर भी जवाब दे देते थे और दादी वापस आ जाती थी। अपने विल पावर से दादी अपने आप को ठीक कर लेती थी। तो गजब की विल पावर दादी के पास थी। आधा घंटा पहले दादी की तबीयत कैसी होती थी और आधा घंटे के बाद दादी कहे चलो क्लास में चलना है, तो वो सुबह की क्लास में नहीं आ सकते थे, लेकिन शाम की क्लास में दादी को हमेशा ही इंटरेस्ट रहता था कि कैसे भी करके मैं क्लास में जरूर पहुंचूं। तो एक बार भी मैं अगर परिवार को नहीं मिली तो अच्छा नहीं है। एक बार हमने दादी को कहा कि दादी आप लोगों को कितना टाइम देते हैं और बहुत ही आपका टाइम लोगों के पीछे ही जाता है। तो दादी ने कहा कि आप क्या जानो, वो बेचारे इतना खर्चा करके मधुबन पहुंचते हैं, तो क्या साल में मैं उनको 5 मिनट भी ना दूं? तो हम चुप हो गए। ऐसे ही एक बार क्या होता है कि 1 बज गया, दादी का 1 बजे भोजन का बुलावा आता था और पांडव भवन में तो दादियाँ सब तीनों घर में दादियाँ मतलब पांडव भवन में साथ में ही भोजन करते थे। और अर्जुन दादा थे उन दिनों में। जयंत भाई जानते होंगे अर्जुन दादा को, कि अर्जुन दादा की ड्यूटी लगाई हुई थी कि दादियों को सबको भोजन पे ले आना। मुन्नी बेन उनको भेजती रहती थी, लच्छू दादी पहले खिलाती थी तो वो भेजती रहती थी। अर्जुन दादा 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, दादी उठे ही नहीं। दादी लोगों से मिलती रही और इतने में एक भाई आया दादी के इंद्रप्रस्थ में। तो हमने वो भाई को बोला, भाई प्लीज अभी आप चले जाओ, क्योंकि दादी का भोजन का बुलावा बार बार आ रहा है। बड़ी दादी दादी के लिए इंतजार कर रही हैं, आप प्लीज शाम के टाइम पर आना। कहते नहीं, मुझे केवल 2 मिनट का ही काम है। हमने कहा प्लीज भाई आप शाम को आना ना, अभी दादी को भोजन का बुलावा आ रहा है। वो भाई तो उठे ही नहीं, भी हम भी क्या कर सकते थे। तो फिर दादी जैसे ही बाहर आई, दादी ने पूछा भाई कुछ कहना है? तो भाई ने दादी को एक ज्ञान का प्रश्न पूछा। दादी इतनी खुश हो गई, कोई ज्ञान की बात करे, दादी के चेहरे पर एक चमक आ जाती थी। कहते देखो कितना वंडरफुल मेरा भाई है, मेरे से ज्ञान की बात पूछने के लिए आया है। और फिर दादी वहीं बैठ गए और उनसे 5 मिनट रो रेहान किया, उस आत्मा को संतुष्ट किया और वो आत्मा फिर चली गई। तो दादी को भोजन में पहुंचते पहुंचते 1:30-2 जैसा हो गया। दादी तो इंतजार करती रहती थी, लेकिन दादियों को खिलाने वाले दादी को खिला करके बाद में खाते थे, तो उनका तो बहुत टाइम चला जाता था। लेकिन मैंने क्या देखा कि कोई भी आता था, दादी जब तक उसको संतुष्ट न करे तब तक दादी उसको जाने नहीं देते थे। और ज्ञान की चिट दादी को बहुत पसंद आती थी। हम लोगों को अचानक दादी पूछ लेते थे कि आजकल आप लोगों का किस बात पर अटेंशन है। तो हम लोगों को कोई ना कोई बात पर अटेंशन हमेशा देते रहना पड़ता था, क्योंकि जब दादी के सामने संगठन होता था तो वो संगठन में सबको दादी पूछ लेती थी, तो सभी अपने पुरुषार्थ की बातें शेयर करते थे। तो इस रीति से हमारे पुरुषार्थ में हम किस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं वो भी बात दादी को अंडरलाइन कराती रहती थी हम लोगों को। एक बार दादी
अहमदाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट थे और डॉक्टर्स ने दादी की ट्रीटमेंट किया। दादी थोड़ा ठीक भी हो गई। अब दादी कहे कि मुझे वापस जाने दो। वो लोग कहे कि नहीं दादी, अभी कुछ दिन और आपको रुकना पड़ेगा। दादी कहे मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। फिर कितनी मेहनत किया, जयंती बहन भी उस दिन आए और सभी उसको कन्विंस करने की कोशिश करे, लेकिन दादी बिल्कुल तैयार नहीं। दादी को नाक से वो राइस ट्यूब डाली हुई थी। दादी कहती है ये राइस ट्यूब पहले निकालो, मेरे भक्तों को मेरा साक्षात्कार होगा तो ये देखेंगे, मूंझ जाएंगे मेरे भक्त, तो ये पहले निकालो। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया कि ये क्या बात कर रही है। फिर राइस ट्यूब निकाली। अब दादी ज्यादा स्ट्रांग हो गई मधु बनाने के लिए। हम सारा दिन दादी को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे, लेकिन दादी बिल्कुल तैयार नहीं, रुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बस जाना ही है जाना, एक ढूंढ सवार थी। और आप विश्वास नहीं करो, रात के 10 बजे भी दादी निकली हॉस्पिटल से। हम सब मना करे लेकिन दादी तैयार ही नहीं। फिर एम्बुलेंस में रात के 10 बजे दादी को लेकर के हम निकले और शांतिवन फिर पहुंचे। वहां के चेयरमैन को, डॉक्टर्स को, सबको आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया। लेकिन स्टर्लिंग हॉस्पिटल तो ऐसी है दादियों के लिए जैसे कि एक दूसरा घर, और डॉक्टर्स भी बहुत भावना से दादी की सेवा करते। सब दादियों की सेवा डॉक्टरों ने भावना से किया, और यहाँ तक कि डॉक्टर्स कोई भी दादियों से फीस नहीं लेते हैं। तो इतनी दादी ने सेवा की है। हम कई बार देखते हैं कि एक डॉक्टर है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, कभी हंसता नहीं है, लेकिन दादी जब आती है तो वो दादी के साथ इतनी अच्छी रूह-रिहान करता है। दादी भी उनके साथ उनके जैसी बात करते हैं, तो उनको दादी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो काफी समय वो दादी के पास बैठ जाता है। और डॉक्टर सुधीर शाह तो हमेशा दादी को यही समझते रहे हैं कि ये मेरी माँ है, और माँ ही समझ करके दादी की हमेशा ट्रीटमेंट करते रहे। तो बहुत ही दादी ने उन आत्माओं को भी प्यार दिया है, पालना दी है। डॉक्टर्स यही कहते हैं दादी आप जब आते हैं ना तो हम सब भी रिफ्रेश हो जाते हैं, और पेशेंट आते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन आप जब आते हैं तो हम सब रिफ्रेश हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि कैसे दादियां डॉक्टरों की नर्व्स को भी पकड़ती हैं, क्योंकि आप सभी ने गुलजार दादी का भी अनुभव सुना होगा कि कैसे डॉक्टर अशोक मेहता दादी जी को मिलने आते थे, और दादी को मिलते समय वो पूछे उससे पहले दादी पूछती थी कि डॉक्टर आप कैसे हो। और ये बात को उसके दिलो दिमाग में बहुत ही पक्का कर लिया था कि ऐसा पेशेंट तो हमने आज तक कभी नहीं देखा, और ये बात को लेकर के उसको उत्सुकता रही कि वो ज्ञान में चले। तो अहमदाबाद के डॉक्टर्स भी बहुत ही अच्छी तरह से दादी की सेवा करते रहे। एक बार दादी ने मुझे कहा कि तुमको अमेरिका जाना है, और मेरी इच्छा है कि वहां डालस में सेंटर खोलना है। तो अभी डालस में सेंटर खोलने की बात है, क्योंकि दादी को ये पता था कि मेरी बहन वहां रहती है, मेरी कजिन वहां रहती है, और वो पक्की बाबा की बच्ची है, उसने लंदन से ही ज्ञान लिया था। तो मुझे कहा कि तुम उसके पास रहना और सेवा करना। अभी इतने समय के बाद लौकिक में रहना हमारे लिए थोड़े चैलेंज की बात थी, क्योंकि मैं कभी भी लौकिक घर में जाती थी तो 2 या 3 दिन ही रुकती थी, ज्यादा नहीं रुकती थी। अभी दादी ने मुझे कहा 1 मास जाना है तुम्हें, क्योंकि वहां मुझे सेंटर खोलना है। तो अभी ना करने की तो बात नहीं होती है। तो दादी को मैंने कहा ठीक है दादी। मेरी बहन तो बहुत खुश थी कि मैं जा रही थी उनके पास,
क्योंकि पहले गई थी आगे तो 1 दिन 2 दिन रुकी थी उसके पास, जास्ती नहीं। अभी 1 मास रुकना है और सेवा करना है। अभी मुझे कोई इतना सेवा की स्थापना का अनुभव नहीं था, लेकिन अब दादी ने ब्लेसिंग्स दे करके भेजा है तो बाबा कुछ सेवा जरूर कराएगा, ये लक्ष्य को लेकर के मैं गई। और कुछ ही दिन में उनके घर में मैं कहाँ से शुरू करूं ये सोच ही रही थी, तो मेरा जीजाजी टेलीविजन देख रहा था, न्यूज़ देख रहा था, और न्यूज़ देखते देखते मुझे कहा कि प्रवीणा आप भी देखो। तो हम भी बैठ गए न्यूज़ देखने के लिए, और उसने कहा तुमको सेवा करनी है ना, यहाँ से सेवा शुरू कर सकती हो। तो वहाँ एक मर्डर केस हुआ था गुजराती का, 27 साल का एक यंग लड़के का मर्डर हुआ था, और उनकी फैमिली का कोई नंबर आ रहा था टेलीविजन पे, क्योंकि मर्डर वो व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिसने मर्डर किया। तो वो नंबर हम लोगों ने नोट कर दिया, और जब समाचार पूरा हुआ उसके बाद मैंने वो फैमिली को फोन किया कि मैं भारत से एक बहन आई हुई है, और वो समाचार सुना तो हमें बहुत ही दुख हुआ, लेकिन जब उनका फ्यूनरल हो तब हम श्रद्धांजलि देने आना चाहते हैं, यदि आपकी परमिशन हो तो। क्योंकि विदेश में कोई भी किसी के भी पास जाओ विदाउट परमिशन आप जा नहीं सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बहन, आपका नंबर दे दीजिएगा, हम आपको फोन करेंगे कि कब फ्यूनरल होगा, क्योंकि विदेश में तो 1 सप्ताह 10 दिन लग जाता है फ्यूनरल होने में। तो हमने अपना नंबर दिया। जब उनका फ्यूनरल का दिन था तब हमारे पास फोन आया कि बहन आज 10 बजे के करीब हमारे पास फ्यूनरल का प्रोग्राम है, तो आप प्लीज आइए। और मैंने उसी समय कहा था कि मैं 10 मिनट बोलना चाहती हूँ। तो 10 मिनट तो कोई भी दे देते हैं बोलने के लिए, क्योंकि मैं श्रद्धांजलि देंगी तो कुछ शब्दों से दूंगी। तो उन्होंने कहा ओके बहन। और मेरा ये पहला अनुभव था अमेरिका के अंदर। लंदन के फ्यूनरल होम देखे हुए थे, लेकिन अमेरिका का नहीं देखा था। और मैं जब वहां पहुंची तो इतनी बड़ी सभा थी और जगह भी कम थी, 500 लोग आए हुए होंगे लगभग, काफी लोग खड़े थे। और क्योंकि यंग डेथ था, वेल नोन फैमिली थी, तो उसी अनुसार काफी लोग अमेरिका से कई जगह से आए हुए थे। और उन्होंने जब पूजा विधि जो करनी थी वो किया और उसके बाद मेरा अनाउंसमेंट किया, तो उस समय मैंने क्या अनुभव किया कि एक तो इतनी बड़ी सभा मैंने लंदन में भी नहीं देखी थी, और एकदम यंग डेथ होने के कारण 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी, तो बहुत ही शोक का वातावरण था। तो मुझे भी थोड़ा वो हो रहा था कि मैं क्या जाकर के बोलूंगी, लेकिन मैंने जैसे हमेशा ही हम लोग बाबा की मदद लेते हैं, तो मैंने बाबा को उसी समय भी कहा कि बाबा मैं हिम्मत रख करके आई हूँ, अभी आपकी मदद चाहिए। तो मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ, मैं बोलने के लिए गई और मुझे 20 मिनट करीब दी थी उन्होंने बोलने के लिए, और मैं 20 मिनट बोल करके मैं केवल हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर के गई थी। बोलने के बाद मैं वो अर्थी के पास गई और वो दृष्टि देकर के फूल को उसके ऊपर रखा। वहां ऐसे फूल रखने की भी सिस्टम नहीं है, जो भी फूल लाए होते हैं उनको बाहर ही रखना होता है, अंदर नहीं। और मेरे हाथ में केवल एक फूल था। तो ऐसे ही हमने श्रद्धांजलि दिया और हम लोग वापस घर चले गए। वहां से फैमिली से हमें फोन आता है कि बेन हमें बहुत ही शांति और शक्ति का अनुभव हुआ है, क्या शाम को आप हमारे घर आ सकते हो, हम आपको लेने आएंगे।
तो कैसे बाबा अपनी सेवा कराते हैं, और फिर वो भाई हमें लेने आए। हालांकि घर काफी दूर था, 45 मिनट्स की ड्राइव थी, और हमने जाकर के उस दिन अभी आत्मा का ज्ञान देना है, क्योंकि मृत्यु प्रवचन के बाद आत्मा की बात सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने पहला लेसन दिया। लगभग 125 लोग थे पहले दिन उनके घर में। घर काफी बड़ा था, काफी लोग आसपास के भी आए थे। फिर वो भाई कहे कि बहन आप रोज आ सकते हो। हमने कहा हम आ सकते हैं, लेकिन अभी आप लेने नहीं आना, हम अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि उनका तो बहुत टाइम वेस्ट होता था। 45 मिनट्स आना, 45 मिनट्स जाना, फिर हमें छोड़ने आना, फिर जाना। तो हमने कहा हम खुद आ जाएंगे। मेरी बहन ने बोला उनको। फिर हमने घर में आकर के हमारे जीजा जी को बोला कि आप हमें ले चलो। तो उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं, मैं फिर क्या करूंगा। हमने कहा बैठना आकर के। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, ले जाता हूँ। तो ऐसे वहां अमेरिका में 70 लोगों ने कोर्स किया। अभी कभी ऐसा हुआ नहीं था कि विदेश में 70 लोग सामने बैठ करके कोर्स करें। तो ये भी मैं तो यही कहूंगी कि बाबा की ब्लेसिंग, दादियों की उम्मीद हम लोगों में जो सेवा कराती है। बाद में तो उन्होंने मुझे $1000 दिया कि बहन सेंटर शुरू करो, ये पहले मंथ का किराया हम आपको देते हैं। लेकिन मेरे पास तो इंडियन पासपोर्ट था, वीजा जास्ती होती नहीं, तो हम ज्यादा रुक नहीं सकते हैं। और फिर मैं वापस आ गई लंदन। वहां वही हंसा बेन को ही हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि टेक्सास उनके अंदर में आता था। और मोहिनी बेन भी राखी करने के लिए वहां आए थे। तो वो फैमिली से भी हम लोगों ने सबको निमंत्रण दिया था। तो 40 लोग उनके प्रोग्राम में भी आए थे। बाद में दादी ने फिर नेक्स्ट ईयर वापस मेरी बहन जब मधुबन आई, तो उसको बोला कि आप लोग मिल करके एक किराए पर घर लो, अपार्टमेंट लो, मैं कोई बहन को भेजूंगी। तो उन्होंने आपस में मिल करके फाइनल किया, क्योंकि भाई बहन स्टूडेंट्स थे, 8-10 स्टूडेंट्स तो थे। तो फिर उन्होंने मिल करके किराए पर एक फ्लैट लिया, और दादी ने फिर कहा कि आप लोग सेटअप करो, मैं बहन को भेजूंगी। फिर दादी ने मुझे ही कहा कि तुम ही जाओ और सेवा करो। तो उस समय भी ऐसे ही डालस में मैं गई थी। 3 मास के करीब मेरा रुकना हुआ और सेवा हुई। तो कहने का भाव है कि दादियों को बहुत उम्मीद हम आत्माओं में रहती है। मैं तो कई बार दादी को कहती थी, दादी आपकी उम्मीद तो बढ़ती जाती है, लगता नहीं है कि इस जन्म में हम आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। तो दादी कहती क्या दूसरा जन्म लेना है क्या उम्मीद पूरा करने के लिए, इसी जन्म में करेंगे। और क्योंकि क्या था कि दादी को बाबा मुरली में जो भी डायरेक्शन देते थे ना, वो दादी का उमंग उत्साह हमेशा रहता था कि मैं करूं। और दादी सचमुच में बाबा की हर बात को अपने जीवन में लाई है, और वो कैसे बाबा की हर बात को प्रैक्टिकल फॉर्म दिया है। वो तो आप लोगों ने कई बहनों के अनुभव में ये बात सुनी होंगी, जयंती बहन का भी अनुभव आप लोगों ने रखा था। तो कैसे दादी प्रैक्टिकल स्वरूप देने में बिलीव करते थे। तो ऐसे एक बारी हमें दादी ने कहा अचानक कि आपको बहरीन जाना है, क्योंकि गुलजार दादी जी को बहरीन का प्रोग्राम, दुबई मिडिल ईस्ट का प्रोग्राम बना था, और अचानक जगदीश भाई जी की तबीयत बिगड़ गई और दादी को वापस आना पड़ा। तो दादी मुझे कहती है अभी तुम जाओ।
दादी का प्रोग्राम वहां बना हुआ है। तो मैंने कहा दादी, दादी के प्रोग्राम के लिए मैं कैसे जा सकती हूँ, कोई और बड़ा जाए। तो कहती नहीं, और किसको बोले, तुम जाओ। तो अभी मुझे जाने की बात आई तो मुझे भी वीजा चाहिए, और मिडिल ईस्ट कंट्री की वीजा तो वहीं से ही मिलती है। तो अचानक कौन सी वीजा इतनी जल्दी मिल सकती है। तो फिर सबसे इजी वीजा वहां की होती है, वो है मेड वीजा, सर्वेंट वीजा। तो मेरी वो वीजा निकाली फटाफट, और मुझे जिस दिन दादी गुलजार का प्रोग्राम था उसी दिन मैं पहुंची। और वहां हमारी अभी कुवैत में है अरुणा बेन, उस समय वो तुर्की में थी। तो वो दादी के साथ टूर कर रही थी, तो वो भी वहां पहुंची हुई थी, क्योंकि दादी का ट्रांसलेशन के लिए उसको बुलाया गया था। तो अब मैं पहुंची, और जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन काफी लोग 60-70 के करीब भाई बहने आए थे। तो हिंदी में प्रवचन था और प्रवचन किया, प्रोग्राम हुआ। और फिर उसी समय हम लोगों ने कहा कि आप लोगों को यदि हमारा ब्रह्मा कुमारी का 7 लेसन्स होते हैं वो करना है तो आप रजिस्टर्ड करो। और उन्होंने, काफी लोगों ने रजिस्टर्ड किया, और फिर आए बाबा के घर में। अभी मेड की वीजा मुझे 2 साल की मिली थी। तो अब दादी कहे कि अभी स्थापना करनी ही है तो तुम रुको वहां। तो मैं और अरुणा बेन दोनों रुके। अरुणा बेन का तो ब्रिटिश पासपोर्ट था तो उसको कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारे पास ये वीजा थी। और वहां भी बाबा ने मुझे बहुत ही वंडरफुल अनुभव कराए। एक तो कोर्स शुरू हुआ, और हम लोगों को बिल आते थे, क्योंकि मकान तो किसी ने किराए पर दे दिया, वो लोग ही किराया भरते थे। एक लंदन का युगल निमित्त बना था और वहां का एक युगल निमित्त बने थे, वो दोनों मिलकर के किराया तो दे देते थे, लेकिन जो बिल्स आते थे, पानी का बिल आता था, इलेक्ट्रिक का बिल आता था, और हमारे पास तो वो देश का पैसा था नहीं। तो हम क्या करें। तो उस समय हमने क्या किया कि रोज रात कोई बिल आता था ना, तो रात को हम दोनों नक्की करते थे कि कैसे बिल को भरना है। बाबा को हम बाबा के सामने रखते थे अमृत वेले, और बाबा को कहते थे, बाबा अभी ये बिल तो आया है, हमारे पास पैसा तो है नहीं, अभी आपको किसी को टच करना होगा भरने के लिए। और हमें सिस्टम भी नहीं मालूम थी कि कैसे भरना होता था। और उसी साल बाबा ने ये मुरली चलाई थी कि बच्चे मुझे यूज करो, मैं तैयार हूं आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन आप मुझे यूज करो। हम क्या करते हैं कि पहले हम आत्माओं से, आत्माएं हमें याद आती है कि ये व्यक्ति कर देगा, वो व्यक्ति कर देगा, फलानी बहन हमें मदद कर देगी। लेकिन बाद में जब कोई मदद नहीं करता है तब हमें बाबा याद आता है। तो क्यों नहीं हम पहले ही बाबा को याद करें। तो हम अमृत वेले बाबा के सामने बिल रख देते थे और बाबा को कहते थे, बाबा अब इसका जो करना है, आप कैसे भी पेमेंट करना है वो आप जानो। और हमारे पास लंदन का पैसा था, हम वो पैसा यूज नहीं करना चाहते थे। अब सेवा कर रहे बहरीन की। तो फिर बाद में क्या हुआ कि कोर्स करने के लिए जो लोग आते थे तो उनसे ही हम पूछते थे कि ये बिल आया है, कहाँ भरना है, कैसे भरना है। तो उसमें से ही कोई तैयार हो जाता था कि बहन आप मुझे दे देना, मैं भर के आऊंगा। फिर सब चले जाते थे। उसके बाद कहता है कि हम पैसा ऑफर तो करेंगे, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि हम एडवांटेज लेवे तो, लेकिन वो पैसे नहीं लेते थे। या आप हमारी सेवा करते हैं तो हम आपसे पैसा कैसे ले सकते। तो इस रीति से बाबा हमें बहुत मदद करते थे। वहां मकान लेना होता था, और मकान, क्योंकि 2 साल का हमारा जो लीज किया हुआ था वो पूरा हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हमें नया मकान लेना है। अब नया मकान लेना है तो हम कैसे लेवे।
तो हमारे पास तो इतना भंडारी में कोई खास आता नहीं था। तो बाद में अ, हम लोगों ने बहुत ढूँढने की कोशिश किया, क्योंकि सब जगह पर ऐसा होता है कि जैसा लोकेशन होता है, उसी आधार से सेवा होती है। तो हम जिस लोकेशन में थे वो थोड़ा लोअर क्लास था, तो हम सोचते थे कि अगर अच्छी सेवा करनी है तो अच्छे लोकेशन में बाबा का घर होना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने बहुत मकान देखे, और जब बहुत मकान देखने के बाद जब फाइनल करना होता था, तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को भी इंट्रोड्यूस करते थे। तो कभी जो मालिक होता था वो मना कर देता था कि हम नहीं दे सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए। फिर कभी कोई हमें पसंद आता था, मालिक भी तैयार होता था, उसकी रेंट बहुत हाई होती थी, वो भी हम नहीं कर सकते थे। तो एक दिन बैठ कर के बाबा को पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि किस प्रकार का घर हमें चाहिए, क्या-क्या फैसिलिटीज़ उसमें होनी चाहिए। और हमने तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिखी। अभी जब भगवान को लिखना ही है, और हमने ये तो सुना हुआ है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिखी कि 5 बेडरूम का हाउस चाहिए, जिसमें 2 बेडरूम हो, 2 क्लासरूम हो, 1 बाबा का कमरा हो। सब कुछ नीचे होना चाहिए, क्योंकि ऊपर में नहीं, सब ग्राउंड फ्लोर में ही होना चाहिए। एक सर्वेंट क्वार्टर्स भी होना चाहिए, क्योंकि भाई लोग आए तो उसको कहाँ रखें। तो ये सब बातें लिख करके पत्र में लिखी और रखा। भोग लगाते समय बाबा को रख दिया, और फिर वापस वो पत्र भोग के बाद अलमारी में रख दिया। अभी हमने तो बहुत कोशिश किया था अपनी रीति से, लेकिन क्या हुआ कि नहीं मिलता था। एक भाई वहाँ का लोकल कोर्स करने आता था। तो अभी आप सोचो, बाहरीनी कोई कोर्स करने आवे तो उसको किस रीति से कोर्स कराना है, वो तो वो बहन ही कराती थी, मैं नहीं कराती, क्योंकि इंग्लिश में कोर्स था। फिर जब एक दिन मैंने वो बहन को बोला कि हम ये भाई से मदद ले सकते हैं ना, पूछे ना। तो कहते नहीं नहीं, अभी अभी तो आ रहा है। मैंने कहा नहीं, हम पूछ सकते हैं, उसको पूछने में क्या नुकसान है, ना करेगा और क्या करेगा। तो कहा ठीक है, पूछो। हमने पूछा कि हमें शिफ्ट करना है, हमारा लीज पूरा हो रहा है 4 महीने के बाद, तो क्या आप हमें मदद कर सकते हो। तो भाई ने कहा ठीक है, मेरा एक फ्रेंड यही काम करता है, उसको मैं पूछ लूंगा कि उसके पास कोई है क्या घर। तो 2-4 दिन के बाद वो आया और हमें बताया कि हाँ, मेरे फ्रेंड के पास एक घर है जो रेनोवेशन हो रहा है, और ये लोग रेनोवेशन करते समय हमें दिखाते नहीं हैं, लेकिन इनका फ्रेंड था इसलिए वो दिखाने के लिए ले गया। और जब देखा, क्योंकि हमने पहला प्रश्न तो ये पूछा एरिया कौन सा है, क्योंकि हमने बाबा को एरिया भी लिखा था पत्र के अंदर कि इसी एरिया में हमें घर चाहिए। तो उसने वो एरिया का नाम बताया, तो हम एकदम खुश हो गए कि हाँ, हमारी एरिया है। और फिर जब घर देखने गए, आप विश्वास नहीं करो, जो पत्र में लिखा था एज इट इज वो घर था। अब किसने ढूंढा, किसने टच किया? बाबा ने। तो बाबा हमें मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम उसकी मदद लेने के लिए कहाँ तक तैयार हैं। तो ऐसे बहुत अनुभव बाबा ने मुझे विदेश में भी कराया। फिर तो रेनोवेशन होता है घर, तो आप अपनी रीति से कुछ भी चेंजेस करना चाहो तो आप चेंजेस कर सकते हो। तो हम लोगों ने काफ़ी चेंजेस किया था, और हमें अपने कन्वीनियंट के हिसाब से
वो सब चेंजेस करवाया था। तो इस रीति से बाबा की मदद से हमें वो घर मिला। ऐसा ही मेरा एक अनुभव है कि एक बार मुझे कनाडा जाना था, तो मैं कनाडा गई और कनाडा में काफ़ी जगह पे जाना था, लेकिन विनीपेग गई थी। और विनीपेग में वहाँ एक बहन जो सेंटर की रहती थी, तो वो कभी मंदिर में प्रोग्राम किया करती थी। तो मंदिर वालों को ये पता था, माना भाई-बहनों वहाँ के जो आते हैं मंदिर में, तो उन सबको पता था कि ब्रह्मा कुमारियाँ खाती नहीं है, प्रसाद भी नहीं खाती है। और उस दिन मेरा भाषण था उस मंदिर में, तो बहुत सारे लोग थे, कोई खास प्रोग्राम था उसमें। तो फिर वहाँ प्रोग्राम में वो बहन ने जो मंच संचालन कर रही थी, उसने अनाउंसमेंट किया कि आज प्रवीणा बेन भोजन करके जाएंगी। तो हमने कहा हाँ, भोजन जरूर करेंगे। फिर वो मेरी बहन कहती ऐसे कैसे आप कर सकती हो भोजन? मैंने कहा अभी ठहरो ना तुम। फिर हमारा भाषण हुआ, फिर वहाँ पहले प्रसाद में फ्रूट सबको बाँटा, तो हमने फ्रूट खाया। अभी फ्रूट खाने के बाद सबको थालियाँ देने लगे। तो मैंने फिर कहा वो बहन जो दे रहे थे, हमने कहा कि मैं फ्रूट की बात आधा घंटे के बाद भोजन करती हूँ, मैं फ्रूट खा करके तुरंत भोजन नहीं करती हूँ। तो क्या मैं ये पैक करके ले जा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, आप ले जा सकते हो। बहुत ही माना युक्ति से सब जगह चलना होता है, कैसे बाबा टच करता है और सेवा की सेवा भी होती है और वहाँ डिससर्विस भी नहीं होती है, कहने का भाव। हम वो भोजन ले आए और कई माताओं के घर में अपने बच्चे ज्ञान में नहीं चलते होते, तो उनको दे दिया ला करके। तो ऐसे भी होता रहा है कई जगह पर। एक जगह पर मैं गुरुद्वारे में गई और माथा थकने का तो पता था, लेकिन गुरुद्वारा में तुरंत जाकर के मत्था टेकने का ज्ञान नहीं था। क्योंकि जाते ही वहाँ तो गुरुद्वारे में ऐसे होता है कि जाओ, पहले मत्था टेको और फिर आप अपनी जगह पे बैठो। तो हमने समझा कि आरती के टाइम पर भी मत्था तो टेक सकते हैं ना। तो हम लोग बैठ गए वहाँ जाकर के। तो लोगों ने देखा कि ये तो मत्था टेकने के बिना बैठ गई है। तो मेरे साथ एक अंग्रेज बहन थी, हम लोग को बुलाया और हम गए और मुझे पूछा कि तुम हिंदू हो? मैंने कहा जी मैं हिंदू हूँ। तो किस भगवान को मानते हो? मैंने बताया हम ऐसे ऐसे कृष्ण भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, माता शक्ति को मानते हैं। अच्छा, तो फिर तुमने मत्था क्यों नहीं टेका? अभी मैं क्या जवाब दूं? हमने कहा हम कभी भी आरती करते हैं, तो आरती के टाइम पर हम सब मत्था टेकते हैं, आरती पूरी हो जाती है उसके बाद मत्था टेकते। तो मेरे दिमाग में तो वही था कि आरती होगी और हम मत्था टेकेंगे। तो अच्छा, कहते ठीक है, अभी मत्था टेक करके फिर बैठो, क्योंकि उसमें मुझे भाषण भी करना है। मुझे ये भी बोला कि तुम भगवान के खिलाफ तो कोई बात नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी, क्या भाषण में बोलेगी? हमने बोला हम मोरल वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। फिर हम जब मत्था टेक करके बैठे और उन्हों का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, तो उसमें मुझे बोलने के लिए कहा। तो बाबा कैसे सेवा करवाते हैं, तो हमने वो देखा कि हमारी बात से उन्हों को बहुत अच्छा लगा और बाद में उनका 1 सप्ताह के बाद बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। तो मुझे कहा कि बहन आप ही वो प्रोग्राम को अटेंड करो। लेकिन वो था स्कॉटलैंड में और स्कॉटलैंड काफ़ी लंदन इंग्लैंड से दूर है, लंदन से दूर है। तो फिर हमारा तो प्रोग्राम और आगे का बना हुआ था, तो हमने कहा ये बहन आएँगी ज़रूर और ऐसी ही बातें आपको सुनाएँगी। तो ऐसे कि कैसे एक मिस्टेक भी सेवा करवा देती है, लेकिन पता चलना चाहिए कि कैसे-कैसे
मत्था टेकने की बात होती है और मत्था बंद करने की भी बात होती है। तो ऐसे बाबा की सेवा तो कई जगह पर किया। एक बारी मुझे और वैंकूवर में जाना था। मैं लॉस एंजलिस में थी तब और मुझे वैंकूवर में जाना था। तो वैंकूवर में जब मेरा प्रोग्राम बना तो फ्लाइट में एक फॉर्म भरने को मिलता है। तो वो फॉर्म में हमें भरना होता है कि कितने दिन आप रुकने वाले हैं। तो मैंने ऐसे अंदाजा से लिख दिया 39 डेज। कोई 3 वीक्स लिखता है, 4 वीक्स लिखता है और मैंने लिखा 39 डेज। मुझे नहीं पता कि मैंने 39 डेज किस हिसाब से लिखा। फिर वहां सेवा तो अच्छी हो रही थी और अचानक एक दिन मैं कभी भी शाम के 6 बजे में ऑफिस में नहीं जाती थी, 6 बजे के बाद, क्योंकि जो बहन सेंटर पर रहती थी वो जॉब करती थी और वो जब आती थी 5:30 के करीब तो मैं सोचती थी कि वो बहन को अपना कोई भी काम करना है तो वो शाम को कर सके। लेकिन उस दिन वो बहन जल्दी सो गई और रात को 9 बजे मैंने सोचा कि चलो मैं कंप्यूटर ऑन करती हूँ। नहीं तो कभी मैं करती नहीं थी। पहली बार मैंने कंप्यूटर ऑन किया और ज्ञान सरोवर का एक भाई ऑनलाइन था। तो उसने देखा कि मैं ऑनलाइन हूँ। उसने एक मैसेज ड्रॉप किया कि बड़ी दादी बहुत सीरियस हो गई है और दादी जानकी भी भारत आ रही है। अच्छा, तो फिर ये समाचार मिला। इतने में लंदन से मेरे पास फोन आता है और वहां से मुझे बताया कि दादी अभी 10 मिनट में निकलने वाली है इंडिया के लिए। तो हमने कहा ये फोन दादी को ट्रांसफर करो। फिर फोन दादी को ट्रांसफर किया और मैंने दादी को बोला दादी मुझे भी आना है। तो पहले तो दादी कहे कि नहीं, वहां तुम अच्छी सेवा कर रही हो तो तुम वहीं रहो। मैंने कहा नहीं दादी, मैं नहीं सुनेंगी। फिर दादी को तो बहुत जल्दी थी तो दादी ने जयंती बहन को फोन पकड़ा दिया और मैंने जयंती बहन को कहा कि जयंती बहन मुझे आना ही है। तो जयंती बहन कुछ बोली नहीं। फिर अभी हमको टिकट रीबुक करनी है तो वापस टिकट रीबुक करने में, क्योंकि उस समय वहां रात हो गई थी और मेरी टिकट न्यूयॉर्क के एक एजेंट्स के थ्रू बुक करनी थी। तो अभी वो भाई भी रात के सोए हुए थे। फिर मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया था और फिर रात में हमारी बुकिंग किया। दूसरे दिन की बुकिंग मिली मुझे। बहुत दूर वैंकूवर कहाँ और बॉम्बे कहाँ, वाया लंदन की टिकट बुक किया और लंदन में भी 5-6 घंटा हॉल्ट था। तो मैं सेंटर पर गई स्नान पानी करने के लिए और वापस एयरपोर्ट गई। और उस दिन 24 अगस्त था। मैं शांतिवन में पहुंची हूँ रात के 11 बजे। मैं सीधी दादी के पास गई और रात को फिर दूसरे दिन सुबह जब दादी का अंतिम समय चल रहा था तो हमें मैसेज आया डॉक्टर गुप्ता जी का कि ऐसे दादी अभी कुछ ही समय की हैं तो दादियां सब आ जाएं। तो हम गए सभी और मैं भी उस समय वहीं थी। तो हमने क्या देखा कि वो भी 39 डेज ही मैं कंप्लीट वहां रही थी और बाबा कैसे हमारी बुद्धि को टच करता है और चाहे हम कहाँ पर भी होते हैं लेकिन बाबा हमें वापस ले आता है। तो ऐसे ही इन दिनों में दादी जानकी भी जब सीरियस थे तो उस समय भी रोज रात को 2 बजे उठ करके मैं योग करती थी और कुछ नहीं तो हम शुभ भावना के वाइब्रेशंस तो दे सकते हैं। ऐसे
बाबा ने हमें बहुत ही प्रेरणाएं दी हैं और कैसे हम अपनी इस आध्यात्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़े और हम अपने जीवन को सार्थक करें, ये बात हमने हमेशा ही पक्की रखी है। तो ऐसे दादी हमें हमेशा यूज करती रही और लंदन में भी ऐसे होता था कि जहाँ जहाँ गाड़ी अटक जाती थी दादी मुझे भेज देती थी। एक जगह पर दादी ने मुझे भेजा जहाँ 2 विदेशी भाई बहनें रहते हैं और वो लोग हिंदी नहीं जानते हैं और मेरी इंग्लिश कोई इतनी अच्छी नहीं थी, तो लेकिन मुझे वो विदेशी भाई बहनों के साथ रख दिया ताकि मैं इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकूं और वहाँ की इंडियन की सेवा उठा सकूं। तो ऐसे भी दादी हमें भेजती रही हैं। हमने यही देखा कि दादी जानकी का मेरे में बहुत बहुत विश्वास रहा। इवन दादी को कोई रास्ते चल करके कोई लिफाफा भी देता था तो दादी तुरंत उस बहन को या भाई को कहती थी कि जाकर के प्रवीणा को ये लिफाफा दे देना, और दादी फिर मेरे से वेरीफाई करती आपको वो लिफाफा मिला, तो हम कहती थी जी दादी मिला। तो दादी को बहुत ही विश्वास रहा और मैंने इस जीवन में ये बात हमेशा पक्की रखी कि कभी भी बड़ों का विश्वासघात नहीं करना है। हम इतना ऑनेस्टी से रहे यज्ञ के अंदर ताकि हम कभी भी अपने जीवन में पश्चाताप ना करें। कोई भी बात ऐसी ना हो कि जिसका पश्चाताप हमें करे और हम अपने आप को माफ ना कर सके। तो यही बात मैंने अपने जीवन में अंडरलाइन भी की है और दादी के साथ रह करके जो हमने सीखा है वो रिफ्लेक्ट हमारे जीवन से होता है, हमारे व्यवहार से होता है। तो ये बात मैं अपने आप को बहुत ही अंडरलाइन कराती रहती हूँ कि हमारा जीवन ज्ञान बोले, मुख ज्ञान बोले नहीं, जीवन हमारा ज्ञान बोले, क्योंकि दादियों का जीवन ज्ञान बोलता था। दादियां खुली किताब थी और उनके जीवन से सीखने को मिला है। तो ये बात हम भी अपने जीवन में पक्की करें। ओम शांति। ओम शांति। देखो हमारे प्रवीणा बेन कितना बाबा के ऊपर हक रखा है, कितना लिख कर भेज दिया। ऐसे हम सबको भी बाबा के ऊपर हक रख के अपने संकल्प करने हैं। दादी के जो अनुभव भी हमने सुने, कितने प्रकृति जीत और व्यक्ति को भी जीतने वाले, ऐसे दादी को हम फॉलो कर सके, इसीलिए ऐसे अच्छे अनुभव सुनाए जो हमारे लिए भी एक बड़ी प्रेरणा बन गया। इसीलिए हम सब भी अपने अंदर भी ये पक्का निश्चय रूप से बाबा को अच्छी तरह यूज करना है, बाबा की ज्ञान को यूज करना है और यही हम ध्यान रखेंगे। और विश्वास पाना है, हमें अपने बड़ों से विश्वास पाना है। इसके लिए हमें आज्ञाकारी समर्पित बुद्धि बनना ये बड़ा आवश्यक चीज है, तभी ये मिल सकता है। मैं समझता हूँ आप सबको भी ये प्रेरणा अच्छी तरह मिली होगी, ली होगी और यही हमारी इस कार्यक्रम की सफलता है। तो बहुत बहुत प्रवीणा बेन, वंडरफुल अनुभव सुनाया आपने और हमको प्रेरणा मिली, उसी लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और फिर सब भाई बहन भी यही कहते हैं ना, तो हाथ खड़ा करके हमारे प्यारी
लाडली बाबा की दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया है। हाँ, मिनेश भाई भी बड़े प्यार से हाथ खड़ा कर रहे हैं। अभी अनम्यूट तो हो जाओ आप, मिनेश भाई, अनम्यूट होके बोलो। हाँ, ओम शांति। प्रवीणा बहन जी, जी आपका पार्ट अद्भुत है, आपके अनुभव भी अद्भुत है, और उन अनुभवों को स्टेप बाय स्टेप सुनाने की कला भी आपकी अद्भुत है। इसमें भी आप प्रवीण हो, जैसा नाम है आपका वैसा ही अनुभव सुनाने की कला में आप प्रवीणता प्राप्त किए हुए हो। तो और एक बहुत टाइम पर भी हाँ जी, पूरा एक्यूरेट हाँ, टाइम पर पूरा करने की वो कला भी भी मेरा भाव बहुत है। था, इसमें मेरा वो भी भाव नहीं, था। मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है कि अगर मुझे 25 मिनट दिया है तो 25 मिनट में पूरा करना। अगर 26 मिनट हो गई तो लोगों का ध्यान घड़ी पे जाता है, तो ये क्यों घड़ी को स्वाभाविक है। देखने तो खड़े। हमारे सामने भी घड़ी सब है, मेरे देखना। सामने घड़ी नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे सामने घड़ी नहीं है। हमारे सामने अच्छा, घड़ी है, हम देख रहे थे कि कैसे कैसे सब कर रहे हैं। क्या होता है, भोजन कितना भी अच्छा हो लेकिन भूख पूरी हो जाए तो वो भोजन भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सबको ऑफिस पे जाना होता है, कामकाज बिल्कुल होता है, तो बिल्कुल। थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये भी आपने बहुत टाइम पे इतना अच्छा, और जितनी जरूरत टाइम आपने इतना मैनेजमेंट किया, तो ये भी विशेषता में ही आता है, समय अनुशासन। तो इसकी हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन एक छोटा सा सवाल करता हूँ, जी क्या क्या आपको ये लगता है कि आपके जीवन के सारे ही अनुभव आपने सुना दिए? अनुभव और भी बातें तो बहुत होती है मिनेश भाई। तो क्यों दुनिया के सामने न रखी जाए? आप क्या समझते हैं? आपकी अगर इजाजत हो तो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत दुनिया वालों को, ये इस वक्त तो 40 से अभी तो कम हुए जाने के लिए, लेकिन सिर्फ इतने लोगों के लिए नहीं है, हजारों तक पहुंचता है, और इससे बहुत फायदा होता है ब्राह्मण परिवार को। मैं जी समझता हूँ आपके पास तो अभी खान में और बहुत सारा माल है, तो क्यों नहीं सारी ही खान खाली की जाए? ऐसा मेरा शुभ आपके प्रति आशय है। आप फिर जैसे राय दे। डॉक्टर साहब, जी ठीक कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, एक एक अनुभव बहुत प्रेरणादायी है, बहुत लाभदायी है। तो ये तो सिर्फ आप जानते हैं। और दादियों का अनुभव सुनाना का तो बाकी रह गया है। इसलिए बोला ना कि सारे अनुभव जरूर सुनाऊंगी। बताई थी पहले सीक्वेंस जो बताई, उस अनुसार तो 1/4 भी नहीं हुआ। रवीना इसलिए बेन, जी आपने तो छुपे रिश्तम निकले, इतना सारा खजाना है वो तो मालूम ही नहीं था। आज तो सुना है आपने इतने देशों में सेवा की। चंपा बहन इतना ही नहीं, सब खुफिया माहिती मेरे पास आने लगी है। मधुबन बैठे बैठे बहुत सारे सेंटरों का संचालन प्रवीणा बहन जी करती है, पता है आपको? बहुत छुपे रुस्तम आपने ठीक बोला। मैं संचालन नहीं करती हूँ, मैं हमारी बड़ी बहनों को, बड़ी दादियों को मदद करती हूँ। देखो, ये भी बड़प्पन है, ठीक है ना? ये भी देखो बड़प्पन है, अपने सिर पे नहीं लेते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। तो ये बहुत विशेष पार्ट है, गुप्त में रह करके इतना जबरदस्त पार्ट प्ले। इसलिए मैंने पहले कहा कि आपका पार्ट बहुत अद्भुत है। तो ठीक है, जैसे आप राय देंगे तो और जी हम अनुभव सुनने के लिए उत्सुक है। बहुत ही ये फायदा होगा हमें, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है भाइयों जी बहनों, आप हाथ खड़ा करके कहो कि भाई आप चाहते हो ना कि और सुनना चाहिए। देखो गैलरी में देखोगे आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं, हक है, हक। वो हक भी हक रखती है बाबा के पर, तो हम भी हक रखते हैं प्रवीणा बेन। प्रवीणा बेन पर तो हमारा हक है, प्रवीणा बेन। जी हाँ, जी पहले से ही हक है आपके ऊपर। जी, जी। अच्छा है, भले 2 मिनट आप सबको बाबा की याद में बिठाए, फिर पूरा करेंगे। जी जी। अच्छा, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका।